अब हमारे डॉक्टर उपेंद्र नाथ जी हमको लता जी की एक गौरव गाथा है उसके बारे में कुछ अवगत कराएंगे और बहुत खूबसूरती के साथ बड़ी ओजस्वी आवाज है इनकी। मैं बड़े प्यार से आवाज दूंगा डॉक्टर उपेंद्र नाथ जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। सात स्वरों से सुसज्जित इस स्वर संध्या में आप सभी का स्वागत। बहुत धैर्य से आप लोगों ने सुना। अभी तो बस महफिल शुरू हुई थी, फिर से ब्रेक लगा, मुझको बुला लिया भैया ने। कोई बात नहीं, गेहूं में बथुआ भी पानी पी लेता है। साथियों, आज की इस महफिल, इस संगीत संध्या में जिस शख्स के ऊपर हम लोगों ने कुछ बातचीत करने का प्रोग्राम किया, ये ऐसी शख्सियत है कि जितना बोला जाए कम, और डर लगता है ऐसी शख्सियत के बारे में कुछ बात करना कि लगता है कि कुछ गलत ना निकल जाए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है एक चमन में दीदार पैदा। अल्लामा इकबाल साहब का ये शेर शायद हमारी स्वर कोकिला, स्वर सामग्री लता दी के ऊपर फिट बैठता है। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी हमारी लता दी। साथ में उन्होंने हिंदुस्तान की संगीत के क्षेत्र में एक ऐसी आवाज अपनी बुलंद की कि जिसको पाना, उस मुकाम तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन लता जी ने उसको कर दिखाया। सफलता के ऐसे सोपान चढ़ी कि शायद हर सीढ़ी छोटी पड़ती गई और सफलता के एक नए नए मुकाम वो छूती चली गई। साथियों, उनके बारे में बात करना इतनी आवश्यक है कि सभी ने सब उनके बारे में पढ़ रखा है, सब जानते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में प्रकाश डालना इसलिए जरूरी समझता हूं कि हम सब लोगों को समझना चाहिए कि एक व्यक्ति विशेष में कितनी क्षमता होती है। लोग जरा सी शोहरत पाके उछल पड़ते हैं, एक पुरस्कार पा लिया, पूरी जिंदगी उसका गाना गाते रहते हैं। लेकिन यहाँ तो पुरस्कारों से झोलियां भरती गई, लेकिन हमारी लता दी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और हर साल, हर महीना एक नया इतिहास लिखती चली गई। तो हम सबको समझना चाहिए कि एक व्यक्ति में, एक मनुष्य में कितनी क्षमता होती है। उसके बारे में, लता जी के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है। हमारी लता दी हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में एक विश्वविख्यात पार्श्व गायिका थी, जिनके संगीत की साधना ने, उनके गीतों ने देश में नहीं पूरे विश्व में परचम लहराया, भारत का नाम रोशन किया। सात स्वरों की स्वरों से लड़ी ये स्वर संध्या, जो शब्द, एक स्वर अगर लय से गाए जाएं तो उनके अंदर कितनी शक्ति आती है, वो लता जी की आवाज की जादू ने कर दिखाया। 36 से अधिक भाषाओं में फिल्मी, गैर फिल्मी करीब 50,000 गानों को उन्होंने अपनी जादुई आवाज से नवाजा। साथियों, स्वर्ण जब आभूषित किया जाता है तो उसको बहुत तपाया जाता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि जितने पुरुष, महापुरुष हुए हैं, अगर उनके हम बाल्यकाल के ऊपर प्रकाश डालें तो बाल्यकाल बहुत ही कष्टमय रहा है, चाहे वह भगवान राम हो या कृष्ण हो। उन्हीं में से हमारी एक स्वर सामग्री लता जी थी। सोचिए, मात्र 13 वर्ष की उम्र में जब पिता का साया ऊपर से उठ जाता है और परिवार में सबसे बड़ी, भाई बहनों में सारी जिम्मेदारी एक 13 वर्ष की बालिका के ऊपर, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को 13 वर्ष की आयु से ही निभाना शुरू करा। जब तो बच्चे चलना भी नहीं ठीक पाते हैं 13 वर्ष की उम्र में, उन्होंने 1942 में ही एक मराठी गाने को अपनी आवाज दे दी। उस गाने को रिकॉर्ड 1942 में किया गया।
और पहला हिंदी गीत 1943 में फिल्म माता एक सपूत की लिए गाया गया। सही मायनों में 1949 ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी ऐतिहासिक तारीख एक साल रहा जब उनका पहला हिंदी गीत गाया फिल्म महल से, आएगा आने वाला। जैसे समय में गाना गाया गया कि जिससे 1949 एक साल एक तारीख बन गया और हिंदुस्तान को एक नया स्वर मिला हमारी लता दी के रूप में, और वो साल था और 2022 तक कि लता जी की आवाज बढ़ती गई, एक नया इतिहास लिखती गई। एक से एक महान संगीतकारों के बीच में उन्होंने काम किया, चाहे वो अनिल बिस्वास जी रहे हों, शंकर जयकिशन, नौशाद अली, गुलाम मोहम्मद, सचिन देव बर्मन, मदन मोहन जी, श्याम रामचंद्रन, सलील चौधरी जी, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन और नवीनतम AR रहमान व शांतनु मोहित्रा। इन सारे महान संगीतकारों के साथ उन्होंने अपने स्वर दिया और नए नए गाने गाए। स्वर सामग्री, स्वर कोकिला, बुलबुले हिंद, डॉक्टर ऑफ नेशन जैसे सारे विशेषण हमारी लता जी को इस देश ने दिए। मधुबाला से लेके नवीनतम अभिनेत्रियों में काजोल तक इन सारी अभिनेत्रियों को उन्होंने अपनी हिट आवाज दी। उन्हीं के गानों का इतना प्रताप था कि ये सारी हीरोइनें हिट पे सुपर हिट होती चली गईं। और लता जी के स्वर में एक विशेष बात थी कि वो जिस अभिनेत्री के लिए भी गाती थी तो उनको वही ट्रांसफॉर्मेशन मिलता था, वही परफेक्ट उस अभिनेत्री की आवाज को वो पहले सुनती थी, उसको एग्जामिन करती थी और फिर वैसे ही कोशिश करती थी कि ऐसा ना लगे कि कोई पार्श्व गायिका अलग से प्लेबैक सिंगिंग कर रही है। इसके लिए आप अगर पर्दे पे देखें तो लगेगा कि माधुरी दीक्षित ही गा रही हैं या काजोल ही गा रही हैं, मधुबाला जी खुद अपनी आवाज में। और जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया, अपना खुद का बताता हूं कि अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन ना हो संगीत के बारे में तो आप बता नहीं सकते कि ये 1960 के दशक में लता जी गा रही हैं या 1970 के दशक में गा रही हैं। और मैं तो कहूंगा कि जो सन 2000 के आसपास भी गाने आए तो उसमें लगा नहीं कि ये 1929 में जन्मी लता जी के बोल हैं। साथियों, अगर लता जी ने अपनी जादुई आवाज से इस देश को इतनी सेवा दी है तो हमारी सरकार भी पीछे नहीं रही, हमारा फिल्म समाज भी इतना पीछे नहीं रहा उनको पुरस्कारों को देने में। और लता जी के बारे में तो यह है कि पुरस्कार खुद सम्मानित होते थे उनके झोली में जाके। भारत सरकार ने जो पुरस्कार देने की शुरुआत की 1969 में उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। फिल्म जगत का सबसे शीर्ष पुरस्कार 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में दिया। 1999 में पद्म भूषण सरकार पुरस्कार से सम्मानित किया और अंततः भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2001 में उनकी झोली में दे दिया गया। जहां तक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात है तो इस श्रृंखला में 1972 में फिल्म परिचय के लिए उनको पहला पुरस्कार दिया। 1974 में फिल्म कोरा कागज सुपरहिट फिल्म थी, इसके लिए 1974 में। 1990 में फिल्म लेकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक का सम्मान दिया गया। जहां तक फिल्म फेयर अवार्ड्स की श्रृंखला की बात है, 1959 में फिल्म मधुमती के लिए उनको सर्वप्रथम फिल्म फेयर अवार्ड्स महिला पार्श्व सिंगल के दिया। 1963 में फिल्म 20 साल बाद, 1966 में फिल्म खानदान के लिए, 1970 में फिल्म जीने की राह के लिए, 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1994 में हम आपके हैं कौन के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2004 में फिल्म फेयर स्पेशल ट्रॉफी से लता जी को सम्मानित किया गया। 1997 के बाद लता जी ने फिल्म फेयर पुरस्कारों की श्रेणी से स्वयं को अलग कर लिया। ये आदत होती है महान शख्स की कि वो नए कलाकारों को मौका मिले, इसलिए उन्होंने अपने आप को इस पुरस्कार की श्रृंखला से अपने आप को अलग कर लिया कि जिससे नए कलाकार, नए फनकारों को आगे आने का मौका मिले।
ये उसके उत्साह के लिए किया गया। महाराष्ट्र सरकार भी पीछे नहीं रही। महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कारों की श्रृंखला में 1966 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, संगीत निर्देशिका 1966 में भी दिया गया। 1970 में पुनः सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, 1997 महाराष्ट्र भूषण, 2001 में महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार नवाजा गया। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अवार्ड की श्रृंखला में 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1981, 1983, 1985, 1987, 1991 में, ये कैलेंडर नहीं है पार्श्व गायिका के उन्हें सम्मान किया गया। इसके अतिरिक्त 1974 में हमारी महान गायिका लता जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अधिकतम गानों को रिकॉर्ड करने के लिए स्थान दिया गया। रॉयल एडवर्ड हॉल लंदन, जिसका एक अलग मुकाम है विश्व में, लता जी ने पहली भारतीय महिला कलाकार होने का गौरव प्राप्त किया, जो इस एल्बर्ट हॉल में उन्होंने एक सफल प्रोग्राम अर्जित किया। साथियों, जैसे कि महान व्यक्ति, महान कलाकार की एक आदत होती है कि जिस देश में वहां की जनता ने उनको इतना सम्मान दिया तो बदले में कुछ दे, तो हमारी लता जी भी इससे पीछे नहीं रही। जब हमारा देश 1962 की जंग चाइना से हारा, बैक टू बैक 1965 में फिर पाकिस्तान से लड़ाई हुई, एक देश पूरे सदमे में था, टूट रहा था, एक निराशा का भाव था। तो नेहरू जी के सामने बात आई कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे देश को पुनः एक सूत्र में बांधा जाए, एक नया उत्साह संचार किया जाए। तब वो जिम्मेदारी प्रदीप जी पे गई। उन्होंने बॉम्बे के समुद्र तटों पे रात रात कई गुजारे और एक गीत पिरोया। फिर बात आई इस गीत को कैसे भारत की जनता के बीच पहुंचाया जाए। तब नाम सिलेक्ट हुआ, वो और कोई नहीं, हमारी लता जी थी, जो 23 जनवरी 1967 को नेशनल स्टेडियम में जो गीत गाया, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। वो पानी सबसे पहले नेहरू जी की आंखों में ही लोगों ने देखा और पूरा भारत उस गाने से उनके ऐसा उत्साह का संचार, चाहे वो सरहद पर खड़ा जवान हो या गली मोहल्ले के बच्चे, वो गीत ऐसा गाया जिसने हिंदुस्तान को पुनः एक सूत्र में बांधा और उत्साह का नया संचार किया। वो आवाज में वो जादू लता जी की वजह से ही हुआ। इस हरि अनंत हरि कथा का यही अंत होता है। पिछले साल 5 फरवरी को साथियों बसंत पंचमी का त्योहार था। हमारी लता दी बीच कैंडी हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट थी, हालत बहुत सीरियस थी और शायद ऊंचे शख्स में कुछ ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि अगर वो कुछ सांसें और मांगे, कुछ लम्हा और गुजरने की गुजारिश करे तो ऊपर वाला भी मोहलत देता है। वो 6 फरवरी 2022 की क्षण आया जब वो स्वर हमेशा के लिए सो गया। लता जी ने शरीर के रूप से हमसे विदा ली और ऐसा लगा कि माँ सरस्वती अपनी पुत्री को लेने खुद बैकुंठ से आई है और वो अपने साथ लेके गई 6 फरवरी को। इसी बीच एक गीतकार के बोल याद आते हैं, एक दिन बिक जाएगा माटी की मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। वो बोल ऐसे छोड़ के गई हैं जो एक हमारे जीवन का सहारा है, हमारी उत्साह उमंग का एक सहारा है। और मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और आशा करता हूं आपका आने वाला समय कुछ घंटे बहुत अच्छे बीतेंगे। बहुत से फनकार आए हैं जो अपनी संगीत साधना से हमको अनवरत करेंगे। धन्यवाद। अद्भुत जानकारियों से हम लोगों को अवगत कराया डॉक्टर उपेंद्र नाथ जी ने। सचमुच विलक्षण प्रतिभा का खजाना थी हमारी लता दी। कितना पोटेंशियल था उनके अंदर, कितने वास्तव में पुरस्कार समस्त उनको पाकर स्वयं सम्मानित होते थे। गौरव तो हमारे साथ उनका साथ साथ चलता ही चलता है और अभी भी उनकी रूह इस हॉल में बिल्कुल मौजूद है और अपनी इस पुण्यतिथि को
संपादित होते हुए वो महसूस कर रही है, हम महसूस कर रहे हैं कि लता दी हमारे साथ हैं।